बातें हम लोग पहला दिन से ही कर रहे हैं, तो आज उतना नहीं इसको डिटेल करेंगे, बस रीडिंग मार रहे हैं हम लोग को, ठीक है। और ये सब हम लोग फर्स्ट डे से ही पढ़ रहे थे। तुमको हम बताए भी थे कि चैप्टर का नाम है ना लाइफ प्रोसेस है जी, ठीक है। तो लाइफ प्रोसेस तो सर हम समझ में जाएंगे, लेकिन पहले हमको लाइफ समझाइए। तो एनसीईआरटी इतना दूर में लाइफ को ही समझाना शुरू किया है जी। तुम्हारा बचपन का जो डिफिनेशन होगा लाइफ के अबाउट, उसको आपको नहीं डिसमिस करके लाइफ का एक अच्छा डिफिनेशन एनसीईआरटी बुक दिया है जी, ठीक है। जो तुम्हारे बोर्ड में मे बी चांस से पूछ सके, नहीं तो कम से कम बच्चे सबसे बेवकूफ बनने से बच सकते हो। 9th क्लास का बच्चा या है ना जी तुमसे एक क्लास सीनियर मतलब 11th क्लास का बच्चा तुमसे पूछ देगा कि भाई लाइफ किसे कहते हैं, तो आपका जवाब हम जो बोले थे वही होना चाहिए जी, ठीक है। ये वैसा आपको मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट जो आपके सारी मनोकामनाओं का पूरा करता हो, ऐसे चीजों को हम लोग क्या नाम देते हैं, लाइफ के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। तो आवाज साफ साफ जाना चाहिए, जा रहा है जी। हेलो हेलो, आवाज आ रहा है साफ साफ? हेलो, ठीक है। तो हम बता रहे थे कि आप लोग को लाइफ प्रोसेस पे बात कर रहे थे, ठीक है। तो लाइफ प्रोसेस से समझने से पहले ना एनसीईआरटी बुक ना लाइफ समझाया है, और ये जो पेज देख रहे हो सब एनसीईआरटी बुक का ही आपको नोट्स है जी, ठीक है। यहाँ पे जो एनसीईआरटी बुक देख रहे हैं लेकिन इसी का नोट्स हम लोग पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी बुक में एक शब्द आएगा शाउटिंग। शाउटिंग माने चिल्लाना होता है जी, ठीक है। और तुम लोग 9th में या पहले कहीं पढ़ लिए होगे लाइफ का क्या क्या डिफिनेशन है, तो उसको पहले एनसीईआरटी बुक लिख रहा है जी, ठीक है। और इसके बाद हम लोग असली लाइफ का डिफिनेशन ढूंढेंगे जो नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है जी, ठीक है। तो स्टेटमेंट ये है कि वी ट्रेन टू थिंक सम शॉर्ट ऑफ मूवमेंट आइदर ग्रोथ रिलेटेड और नॉट एज आपको कॉमन एविडेंस फॉर द बीइंग अलाइव। मतलब क्या, हम लोग कभी कभी सबूत मांगते हैं ना जिंदा किसे कहते हैं, तो पता चलता है कि ग्रोथ से रिलेटेड होता है वो चीज, मतलब जिंदा उसी को मानेंगे जो ग्रोथ करता है जी। अगर ऐसी बात है तो सर हम लोग देखते हैं कि जैसे एक गिलास पानी, आधा गिलास पानी है और उस पानी में हम आपको ऐड कर दे थोड़ा और पानी, तो पानी का ग्रोथ होने लगा, तो क्या गिलास को लिविंग कर देंगे? ऐसा नहीं ना है जी। तो वही पॉइंट यहाँ पे भी समझाना चाह रहा है एनसीईआरटी बुक, कि एनसीईआरटी बुक कहना चाह रहा है कि हम लोग जब आसपास की बातों के बारे में सोचते हैं, है ना, सम शॉर्ट मतलब कुछ दिमाग में आता है, मूवमेंट आइदर ग्रोथ रिलेटेड, ऐसा कोई तुम्हारे अंदर में मूवमेंट जो तुम्हारी लंबाई चौड़ाई को बढ़ाता हो, ठीक है जी। और नॉट एज है ना कॉमन एविडेंस फॉर द बीइंग अलाइव, लेकिन ये बात तुमको जांच के रखना होगा, ये कोई सबूत नहीं है सर जिंदा होने का, ठीक है। आपको इसी बात को काटने के लिए ना यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है जी, ठीक है। कंट्राडिक्शन माने विवाद, है ना जी। कौन कौन से विवाद है? प्लांट आर नॉट सो विजिबल मूवमेंट, प्लांट ऐसा कोई मूवमेंट शो नहीं करता जो तुमको दिखाई दे। मूवमेंट समझ रहे ना, आस हिलना, मीन पॉइंट के आसपास फ्लक्चुएट करना, जैसे पेंडुलम सबको देखते हो एक मीन पॉइंट के पास आसपास फ्लक्चुएट करता है, ऐसी घटना को मूवमेंट कहते हैं जी। तो कोई प्लांट को जब देखिएगा, उसका तना देखिएगा सर, तो अपने जगह पे स्थिर रहता है सर, तो क्या उसको हम नॉन लिविंग कह देंगे? जवाब है नहीं, हम उसको लिविंग ही मानेंगे, क्योंकि अंदर में छोटे छोटे केमिकल मूवमेंट हो रहे होते हैं जी, ठीक है। तो पॉइंट ये कि आपको दे आर स्टिल आपको अलाइव, मतलब उसको हम लोग जिंदा मानते हैं। कुछ एनिमल जो है ना सर आपको कैन ब्रीथ विदाउट है ना विजिबल मूवमेंट, कुछ एनिमल ऐसे भी होते हैं जो सांस लेते हैं लेकिन पता नहीं चलता रहता है सर, तो उसको भी हम लोग क्या मानेंगे? लिविंग मानेंगे जी। ये पॉइंट सब जो समझाना चाह रहे हैं हम, ये कहना चाह रहे हैं कि पुराने जमाने का जो लाइफ का डिफिनेशन था, है ना, उसको काटने के लिए दो बातें लिखा गया जी, ठीक है। कि प्लांट में मूवमेंट आपको देखने में नहीं दिखाई देता है सर, फिर भी वो जिंदा माना जाता है जी। कोई जानवर सांस नहीं लेते हैं फिर भी उसको हम लोग जिंदा मानते हैं जी, ठीक है। ऐसे आप लोग पढ़िएगा, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव करते हैं, है ना, या आप उसके सांस लेने की प्रक्रिया को नहीं देख पाते कुछ बैक्टीरिया या कुछ प्लांट या एनिमल को, तो क्या उसको नॉन लिविंग कर देंगे? बिल्कुल नहीं, है ना, उसको हम लोग लिविंग ही मानेंगे। तो वही सब लेकर के समझाना चाह रहा है जी, है ना। आपको लिखा, कोई पुराना टीचर सब तुमसे पढ़ोगे तो उसको कह रहा है कि विजिबल मूवमेंट नॉट कंसिडर एज लाइफ, है ना जी। जो मूवमेंट दिखाई दे उसी को लाइफ मान लेंगे, तो ऐसा नहीं है जी। ऐसा रहेगा तो पंखा जो घर में चलाते हो तो वो भी लिविंग कहला जाएगा जी, ठीक है। तो असली लिविंग का डिफिनेशन क्या है, जो हम पहले भी तुम लोग को सुना चुके हैं जी, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछ देगा मूवमेंट किसे कहते हैं, मॉलिक्यूलर मूवमेंट नेसेसरी फॉर द लाइफ, है ना जी। अगर आपके शरीर के अंदर में मॉलिक्यूलर मूवमेंट होता है जी, उसी को हम लोग क्या मानते हैं? लाइफ बोलते हैं जी, ठीक है। डिफिनेशन समझ में आना चाहिए, नहीं तो हम जो आपको पहला क्लास में जो पेज में दिए थे लिखा हुआ, है ना, तो उसमें ये बात लिखा हुआ है कि कोऑर्डिनेट अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल
who manifest all living phenomena, उसी को हम लोग लाइफ के नाम से लाते हैं। उसके बाद लिखा कि क्या वायरस को लिविंग मानेंगे या नॉन लिविंग मानेंगे, तो हम भी तुम लोग को इस पे चर्चा किए थे, ना वायरस लिविंग है सर, ना वायरस नॉन लिविंग ही है, ठीक है जी। व्हेन वायरस आर लिव आउटसाइड द आपको सेल, जब कोई वायरस सेल के बाहर रहता हो सर, ठीक है, दे आर नॉन लिविंग, उसको हम लोग क्या मानते हैं, नॉन लिविंग मानते हैं। और है ना, दे इज नॉट आपको शो मॉलिक्यूलर मूवमेंट, वो कोई भी मॉलिक्यूलर मूवमेंट शो नहीं करता है जी, ठीक है। बट वायरस लिव इनसाइड द होस्ट, जैसे कोई वायरस हमारे शरीर के अंदर रहता है सर, ठीक है, कंसीडर एज अलाइव, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, अलाइव के नाम से उसको हम लोग बुलाते हैं, ठीक है। देयर इज आपको लिखा कंट्रोवर्सी है ना, कि वायरस दे आर लाइव और नॉट, है ना जी। तो हम तुम लोग को बोले थे कि अगर लिविंग का नाम लेते हो यहाँ पे, है ना, और यहाँ पे नॉन लिविंग बोलते हैं जी, ठीक है, नॉन लिविंग, तो वायरस जो है ना सर इसके बीच में आता है जी। वायरस ना लिविंग है और ना आपको नॉन लिविंग है जी, दोनों का दोनों कह सकते हैं सर। कभी वो जिंदा भी रहता है और कभी कभी वो नॉन लिविंग भी रहता है। समझ नहीं आ रहा तो यहाँ से फिर से पढ़ देते हैं। वायरस आर लिविंग, ये जिंदा कब हो जाता है सर, जब ये है ना आपको आर लिव आउटसाइड द लिखा आपको सेल, मीन्स है ना जी आपको, है ना, दे आपको नॉन लिविंग आपको रहेगा जी, ठीक है। सॉरी यहाँ पे आपको जब कोई वायरस बाहर में रहता है सर, तो वो क्या माना जाता है, नॉन लिविंग माना जाता है। दे डू नॉट आपको शो मॉलिक्यूलर मूवमेंट, इसका क्या मतलब हुआ कि वो अपने अंदर में मॉलिक्यूलर मूवमेंट शो नहीं कर रहा है सर, ठीक है। उसके बाद लिखा वायरस लिव इनसाइड द होस्ट, जब कोई वायरस हमारे अंदर रहता है सर, तो कंसीडर आज आपको अलाइव, तब उसको हम लोग क्या मानते हैं, जिंदा मानते हैं, ठीक है। दो वर्ड है, दोनों पे ध्यान देना। इससे क्या तुमको समझ में आता है कि सर वायरस ना ही लिविंग है और ना ही आपको नॉन लिविंग है जी, ठीक है। देखो पहला पेज जो एनसीईआरटी बुक पढ़ोगे ना, तो यही तुमको हम बार बार समझाएंगे कि लाइफ किसे कहते हैं, लाइफ का असली डिफिनेशन क्या होगा। तो तुमको याद रखना लाइफ का ये असली डिफिनेशन है सर, कि जिसके अंदर में मॉलिक्यूलर मूवमेंट होता हो, मतलब ऊपर से मूवमेंट हो या ना हो, अंदर में केमिकल सब एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहिए। जैसे आप देखते हैं खाना आप लोग खाते हो, ग्लूकोज देखते हो ना, ब्लड के रास्ते सेल में जाता है, सेल के अंदर में ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड में बदलता है, तो ये सब मॉलिक्यूल के मूवमेंट कहलाते हैं। तो जिसके अंदर में मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह चल रहा हो सर, है ना जी, तो उस ऑर्गेनिज्म को हम लोग लिविंग मानेंगे, ठीक है। नॉन लिविंग चीजों में मॉलिक्यूल नहीं मूव करते रहते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल तुमको आसपास में जो पत्थर उथर देखोगे, उसके अंदर में मॉलिक्यूल नहीं मूव कर रहे होते हैं, ठीक है, या मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेटली मूव नहीं कर रहे। मतलब कोई लड़का हमारी बात को काटने के लिए कर देगा सर, हम पानी जो उबालते हैं तो पानी तो इधर उधर घूमता रहता है सर, तो भाई पानी इधर उधर घूमता है, लेकिन आपका बात ना मान रहा है, वो तो अपने रैंडम मोशन में मूव कर रहा है। जबकि हम आपको जो अच्छा डिफिनेशन लिख के दिए थे, तो कहते हैं ना कोऑर्डिनेट अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के अच्छे से अरेंजमेंट होने चाहिए, ठीक है, जो आपके हर एक एक्टिविटी को कंट्रोल करता हो, उसी को हम लोग लिविंग कहते हैं। तो ये लाइन उसी को समझाने की कोशिश कर रहा है जी, ठीक है। मॉलिक्यूलर मूवमेंट इज नेसेसरी फॉर लाइफ, मॉलिक्यूलर मूवमेंट क्या होता है सर, नेसेसरी होता है सर लाइफ के लिए, ठीक है। दे मैनिफेस्ट ऑल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल रोल इन द लाइफ, है ना जी, वो सारे के सारे है ना स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल रोल को निभाने में मदद करता है जी, ठीक है। ये बात हम आपको पढ़ाए हुए हैं। अब देखिए इतना दूर में किसी को ऊपर से गया हो तो आप लोग इसी को याद कीजिएगा, है ना जी। और कोई पूछ देगा आपसे, है ना, कि सर हमको क्या एग्जाम में बोलना है, तो आप लोग ये याद रखिएगा, हाईलाइटर है तो हाईलाइट कीजिए, नहीं तो पेन से इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। मॉलिक्यूलर मूवमेंट इज नेसेसरी फॉर लाइफ दैट मैनिफेस्ट ऑल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल रोल ऑफ लाइफ। तुम्हारे शरीर में जो भी चीज बनता है और तुम जो भी काम करते हो, सबके लिए मॉलिक्यूल का मूवमेंट होना बहुत जरूरी है जी, ठीक है। ये पॉइंट सबको समझ में आया ना, ठीक है। पॉइंट आगे बढ़ते हम लोग, नेक्स्ट देखिएगा, लिखता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी है सर, उसके पास स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है। अगर तुम लोग को नहीं समझ में आ रहा तो स्ट्रक्चर तो हम बेसिक यहाँ लिख दिए हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर। जैसे क्या टिश्यू है ना, किससे बना होता है जी, सेल से। सेल किस चीज से बना होता है, स्मॉल कंपोनेंट से, एंड सो ऑन। मतलब हम लोग में जो मांस देखते हैं वो मांस बने होते हैं सर सेल से। तुम लोग 10th 9th में पढ़े थे ग्रुप्स ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। अब भाई सेल क्या चीज का बना होता है सर, सेल तो बहुत सारे केमिकल्स के बने होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में तुम सुने होंगे चर्बी और प्रोटीन पाए जाते हैं, है ना जी। डीएनए आरएनए ये सब तो केमिकल है ना, वो सब सेल थोड़े, वो तो सेल का हिस्सा है ना, वही सब ना मिल करके हमारा सेल बनाता है। तो वही बात यहाँ लिख रहा है जी। ये लाइन को अगर नहीं कोई लड़का समझा ना, कोई लड़का कहेगा सर स्ट्रक्चरल का क्या मतलब होता है, तो स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है जी, ठीक है। इसको याद रखिएगा, यहाँ से इस सबको पूरा पढ़ना है, ये वाला लाइन को ध्यान दीजिएगा। पॉइंट करा है क्या कि तुम जो अपने आप को मेंटेन करना चाहते हो, फिर से ये डिफिनेशन सुनिए सब आदमी। मॉलिक्यूलर मूवमेंट नेसेसरी फॉर द लाइफ मैनिफेस्ट ऑल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल रोल ऑफ द एक्टिविटी। मतलब जो भी आपके अंदर में मॉलिक्यूल है
वो आपके स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। तो तुम दिमाग लगा लिया होगा कि सर हम बीमार क्यों पड़ते हैं, इसका मतलब जरूर आपका मॉलिक्यूल ठीक से काम नहीं कर रहा है ना जी। अगर कोई मॉलिक्यूलर मूवमेंट हमारे अंदर में अच्छे से नहीं हो रहा है, इसका मतलब हम बीमार है सर। तो सर ये बात समझ में आ रहा ना सब आदमी को। अब एक नया शब्द आता है इन्वायरमेंट। कोई लड़का इन्वायरमेंट का भी मतलब हमसे पूछ सकता है सर कि सर इन्वायरमेंट किसे कहते हैं। तो देखो तुमको एक बार में समझा देंगे, है ना। आप जैसे तुम हो, अपने आप को मान लो, और तुम्हारे आसपास जो भी चीज है, लिविंग नॉन लिविंग कुछ भी है, उस सब को इन्वायरमेंट बोलते हैं जी। फिर से सुनो, है ना जी। अगर एक इंसान है यहाँ पे सर, ये देखिए ये एक इंसान हुआ सर, इसके आसपास जो भी चीज है सर, जो भी चीज होगा, हाथी घोड़ा पत्थर ये कुछ भी हो सर, सबको हम लोग क्या मानेंगे, इन्वायरमेंट मानेंगे जी। ठीक है, मतलब इन्वायरमेंट जिंदा मरे हुए चीजों कहते हैं। जैसे मान लो हम हैं और आप चारों लोग हैं, ठीक है जी। तो हम अगर अपने आप को कहेंगे कि मेरा इन्वायरमेंट कौन होगा, तो हम कहेंगे कि भाई मेरे रूम में जितना भी कॉपी किताब है, दीवार है, पानी का गिलास है, सब, और साथ साथ तुम लोग भी, सबको मिला के इन्वायरमेंट कहते हैं जी। ठीक है, इन्वायरमेंट का डिफिनेशन समझ आया। व्हाट इज इन्वायरमेंट, है ना। लिविंग के आउटसाइड में जो भी चीज होता है सबको इन्वायरमेंट कहते हैं। आप लोग आसपास में इंग्लिश में बोलते होंगे सराउंडिंग, इन्वायरमेंट, तो वही वर्ड यहाँ पर भी है। तो कहता है क्या कि आपके अंदर में मॉलिक्यूलर मूवमेंट होता है ताकि आपके अंदर में सारा काम हो सके, लेकिन आपका जो इन्वायरमेंट है ये आपको डिस्टर्ब करता रहता है। आवर इन्वायरमेंट ऑलवेज ट्राई टू ब्रेक डाउन द सच काइंड्स ऑफ ऑर्डर इफ दे आर ट्रेन टू कंटिन्यू। अगर ये लगातार ऐसा करता रहे हमारा इन्वायरमेंट, तो हम एक दिन मर जाएंगे जी। ठीक है, मतलब ज्यादा दिन तक के लिए जिंदा नहीं रहेंगे जी। ठीक है, पॉइंट समझ में आ रहा है ना सब आदमी को। आवर इन्वायरमेंट ऑलवेज ट्राई टू ब्रेक डाउन द सच काइंड्स ऑफ ऑर्डर इफ दिस ट्रेंड कंटिन्यू द ऑर्गेनिज्म नॉट लॉन्गर अलाइव लिखा हुआ है। आप लोग पेज पलटे होंगे अपने घर पे, तो वो सब समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। देखिए पहला पेज से हम आपके अंदर में बेसिक कंसेप्ट क्रिएट करना चाह रहे थे कि भाई लाइफ किसे कहते हैं, लाइफ का पर्टिकुलर डिफिनेशन क्या होगा सर। शुरुआत में लिखा हुआ है कि लाइफ उसे कहते थे कि जो ग्रोथ करता हो सर, उसी को लाइफ कहते हैं। ग्रोथ माने जो लंबा चौड़ा हो सकता हो, खा पी के एकदम हट्टा कट्टा होगा, उसी को लाइफ कहेंगे सर। तो ऐसा बात हर बार नहीं है सर। तनाव बनाया सब तो देखते ही नहीं सर, एक तो नॉर्मल स्टेट में बना रहता है, एक थोड़े बढ़ जाता है जी, है ना जी। आप लोग कोई पेड़ लगाते हैं तो छोटा सा पेड़ एक अक्कल हो गया 4 फीट का थोड़े हो जाएगा जी। वो तो छोटा छोटा धीरे धीरे बढ़ेगा। मतलब कोई लड़का एकदम सामने से देखेगा तो लगेगा सर रुका हुआ है, स्टैचू है, पर एक्चुअली में उसके अंदर में मॉलिक्यूल सब मूवमेंट हो रहे होते हैं जी, है ना। तो इसीलिए अच्छा डिफिनेशन लाइफ का क्या होगा कि जिसके अंदर में मॉलिक्यूलर मूवमेंट होगा उसी को लाइफ कहेंगे। सर थोड़ा और तगड़ा डिफिनेशन दीजिए। तो ये डिफिनेशन तगड़ा डिफिनेशन है कि मॉलिक्यूलर मूवमेंट ऐसे मूवमेंट होते हैं जो आपके मैनिफेस्टो माने जो आपकी इच्छाएं हैं उसको पूरा करता है। आपकी इच्छा क्या होगा, आपका बॉडी का बनावट बने, मतलब आपका लंग्स किडनी बने, है ना, और आप काम करें, जैसे आप एक्सरसाइज करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, खाते हैं, ये सब कर सके, तो वही सब जो काम करके देगा मॉलिक्यूल्स, तो उसी को हम लोग क्या नाम देंगे, है ना जी, आपको, है ना, लाइफ के नाम से बुलाएंगे। तो हम लोग जो बने हैं, तो स्ट्रक्चर क्या होता है सर, स्ट्रक्चर मतलब जैसे टिश्यू, तो टिश्यू क्या चीज से बना होता है जी, सेल से। सेल क्या चीज से बनाता है, तो स्मॉलर कंपोनेंट से जी। ठीक है जी, तो पॉइंट यही है कि सर जितने भी ऑर्गेनिज्म है सब के सब केमिकल्स के ही बने होते हैं। ठीक है, तो सर इस ऑर्गेनिज्म को कौन डिस्टर्ब करता है, तो हमारा इन्वायरमेंट। हमारा इन्वायरमेंट हमेशा कोशिश करता है कि इसके मैकेनिज्म को, मतलब मॉलिक्यूलर मूवमेंट को रोका जा सके। तो मॉलिक्यूलर मूवमेंट जिस दिन तुम्हारा रुक गया तुम मर जाओगे। ठीक है जी, मतलब कहता है कि आपका मॉलिक्यूलर मूवमेंट रुक गया, मतलब एक दिन में 100 को काम होना चाहिए था सर, लेकिन 80 को काम हुआ, इसका मतलब आप बीमार पड़ रहे हो जी। ठीक है, एक दिन ऐसा लगातार चलता रहा कि आपके अंदर में मॉलिक्यूलर मूवमेंट हो ही नहीं रहा है, तो एक दिन आप क्या हो जाएंगे, डेथ कर जाएंगे जी। ठीक है, तो ये पहला पेज है ना, एनसीईआरटी बुक का लाइन बाय लाइन हम पढ़ा रहे हैं आपको, एनसीईआरटी बुक से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम लोग के पास एक नया क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज लाइफ प्रोसेस, तो अब हम लोग वही समझेंगे। दूसरा पेज पलटिएगा आप लोग, है ना जी, तो इसमें भी हमको टाइम लगा, पलटते हैं पेज हम भी। ठीक है, जा रहा है समझ में जी, हेलो, बीच में कटेगा तो फिर एक बार ज्वाइन कर लेना। ठीक है, बीच में एक बार कट सकता है। देखिए ये पेज आप लोग के पास होगा तो देखिए उसको, है ना। तो यहाँ पे वही बात है, पिछला पेज में हम लोग क्या पढ़े थे कि हमारा एनवायरनमेंट हमको हमेशा डिस्टर्ब करता है सर। इन्वायरमेंट करने का मतलब आपके अलावा जो भी कोई है आपके घर में सबको इन्वायरमेंट बोलेंगे जी। ठीक है, तो यहाँ पे करा कि हम अपने इन्वायरमेंट से बचने के लिए क्या करते हैं जी, हर तरह का काम करते रहते हैं ताकि हम उससे बचे रहें। देखो आप अपने इन्वायरमेंट से बचने के लिए जो सारी एक्टिविटियां करते हैं उसी को लाइफ प्रोसेस कहते हैं जी। ठीक है, देखिए तो यही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि लिविंग क्रिएचर मतलब जो भी जिंदा चीज होता है सर, मस्ट कीप रिपेयरिंग एंड मेंटेन देयर स्ट्रक्चर एंड ऑल दीज स्ट्रक्चर आर मेड ऑफ द, लिखा आपको, मॉलिक्यूल्स।
दे आर मस्ट बी मूव, है ना जी। हर एक केमिकल्स के बने होते हैं हमारे स्ट्रक्चर, हमारे अंदर में जो भी चीजें सर केमिकल के बने होते हैं, अब वो केमिकल हमेशा मूव करते रहना चाहिए। अगर मूव नहीं करेगा तो वो मरा हुआ माना जाएगा जी। जैसे हमारे बाल, हमारा नाखून, है ना जी, ये सब क्या होता है सर आपको, है ना जी, ये लोग मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं करते हैं, इसलिए तुम देखते हो आराम से काटते हो लेकिन दर्द नहीं होता है तुम लोग को। बाल का भी काटो या नाखून का एकदम अपेक्स पॉइंट काटिएगा तो दर्द नहीं होता है सर। इसका मतलब क्या, वहां पे मॉलिक्यूल का मूवमेंट नहीं हो रहा है जी, ठीक है। तो यही लाइन फिर से सुनिए, ये सब लाइन समझना आना चाहिए। क्वेश्चन इस सबसे नहीं पूछता है, क्वेश्चन जो हम आपको हाईलाइट किए थे वही पूछ सकता है। लिविंग क्रिएचर मस्ट कीप, है ना, रिपेयरिंग एंड मेंटेन देयर स्ट्रक्चर, है ना, एंड ऑल दीज स्ट्रक्चर आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल एंड दे आर मस्ट बी मूव, है ना। तो सर द प्रोसेस बाय विच वी मेंटेन द मॉलिक्यूलर मूवमेंट इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। ये भी अच्छा डिफिनेशन है, ये आपके एनसीईआरटी बुक का डिफिनेशन है। वो सारे प्रोसेस जिससे आप मॉलिक्यूलर मूवमेंट को बनाए रखते हैं अपने अंदर में, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, लाइफ प्रोसेस के नाम से बुलाते हैं। ये एनसीईआरटी बुक का लाइफ प्रोसेस का डिफिनेशन है। आपके नोट्स में बी लिखा होगा, बी मतलब बोर्ड में, है ना जी, बोर्ड में आपसे पूछा जा सकता है लाइफ प्रोसेस का डिफिनेशन, तो आप लोग ये डिफिनेशन भी लिख के आइएगा तब फुल मार्क्स देगा। नहीं तो हम पहला पेज में भी जो पढ़ाए थे वो भी डिफिनेशन सही डिफिनेशन था जी, ठीक है। ये जो आप खाते हैं, रिस्पायरेशन करते हैं, सर्कुलेशन करते हैं, ये सब को भी हम लोग क्या नाम देते हैं, लाइफ प्रोसेस के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। तो लाइफ प्रोसेस हमने आपको समझाया। अब उसके आगे बढ़िए कि सर लाइफ प्रोसेस होते रहने के लिए आपके अंदर में एनर्जी आते रहना चाहिए सर। तो एनर्जी कहाँ से आएगा सर, खाना खाएंगे तभी ना एनर्जी आएगा जी। तो उसी पॉइंट को यहाँ पे लिखा हुआ है जी, ठीक है। फॉर मेंटेनिंग द प्रोसेस, मतलब आपको और कोई प्रोसेस मेंटेन करना है तो आपको एनर्जी चाहिए। एनर्जी कम फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी, ये हमारे शरीर में कहां से आता है सर, आपको आउटसाइड द बॉडी से आता है ना। मतलब आउटसाइड द बॉडी मतलब कम आउटसाइड द बॉडी ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। जैसे आप लोग क्या करते हैं, खाना खाते तब ना आपके अंदर में एनर्जी महसूस होता है। तो पॉइंट वही है ना जी। लाइफ ऑन दिस अर्थ डिपेंड अपॉन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल। अगर आपको जिंदा रहना है तो कार्बन के बने हुए कंपाउंड आपको खाने होंगे। नहीं कोई लड़का समझा तो वही भाई ग्लूकोज बोल रहा है ये लाइन में, ठीक है जी। तो दीज फूड सोर्स आर, है ना, आपको कार्बन बेस्ड, है ना, जो भी खाना आप खाते हैं वो सब कार्बन बेस्ड होते हैं। इसको खाने के बाद आपको बॉडी में क्या महसूस होता है, एनर्जी महसूस होता है जी, ठीक है। उसके बाद लिख रहा है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं सर, है ना जी, इन्वायरमेंट हमेशा, जो यहाँ तक समझ गए होंगे, है ना, देयर आर, है ना, सो मेनी, है ना, आपको कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, हमारे शरीर में बहुत तरह के कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं, है ना। आपको लिखा प्रेजेंट इन, दे आर सो मेनी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस प्रेजेंट नेचर ऑफ सो डिफरेंट, आपको लिखा आपको ऑर्गेनिज्म यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूट्रिएंट प्रोसेस, है ना। धरती पे हर तरह का केमिकल्स है सर, मतलब हर तरह का खाना है सर। हर ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरह का खाना खाता है। कल ही तुम लोग को समझाए थे, जैसे कोई शाकाहारी जानवर है तो स्टार्च खाएगा, और जो मांसाहारी है तो ग्लाइकोजन खाएगा ना जी। धरती पे खाना अलग अलग तरह का मौजूद है सर। सब जानवर जिंदा रहने के लिए अलग अलग तरीके से खाना खाता है। वही पेड़ पौधा क्या खाना खाता है, तो पेड़ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है सर, और उसको ग्लूकोज में बदल के अपना खाना बना लेता है सर। देखिए उसके लिए जुबा ही बात हुआ, वो लोग अलग तरह का चीज खा करके अपनी बॉडी में एनर्जी को तैयार करता है, तो हम लोग अलग तरीके से एनर्जी को तैयार करते हैं जी। तो ऑर्गेनिज्म अलग अलग है और धरती पे खाना भी अलग अलग है, इसलिए हर एक ऑर्गेनिज्म अपना खाना खाने का तरीका और खाना, है ना जी, आपको अलग 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 तरह का वो लेता रहता है जी, ठीक है। हमारा इन्वायरमेंट नॉट अंडर द लिखा कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। सही बात है ना जी, आपका इन्वायरमेंट आपके कंट्रोल में थोड़े है, ठीक है जी। अभी देख रहे हो बाहर में जैसा हालत है वही बारिश का, तो उसको तुम कंट्रोल नहीं कर सकते हो। तो वही पॉइंट यहाँ पे भी लिख रहा है कि भाई ये इन्वायरमेंट हमेशा हमको डिस्टर्ब करता रहता है सर। इस इन्वायरमेंट से लड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं सर, है ना, हमेशा अपने अंदर में रिएक्शन सब करते रहते हैं जी। लिविंग के अंदर में ऑक्सीडाइजिंग और रिडक्शन रिएक्शन चलता है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है अभी थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा आप लोग को, है ना। एंड आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन केमिकल मीन्स ऑफ द ब्रेक डाउन ऑफ द मॉलिक्यूल। ये दोनों सबसे कॉमन तरीका है आपके शरीर में मॉलिक्यूल के टूटने का जी, ठीक है। तो पॉइंट समझ में आना चाहिए, मतलब मेडिकल में पूछ देगा आप लोगों से, है ना जी। ये लिविंग के अंदर इसको हाईलाइट कीजिएगा, ये लिविंग के अंदर में जितने भी ऑर्गेनिज्म है सर, मतलब लिविंग सेल के अंदर में ऑक्सीडेशन रिडक्शन चलता है जी, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है ना, इसको देखेंगे, है ना। बाय द मोस्ट कॉमन केमिकल मीन्स ऑफ, है ना, ब्रेक डाउन, है ना जी। ये बहुत ही कॉमन तरीके से वो ब्रेक डाउन करता है जी, ठीक है। क्लियर बात जी। तुम लोग क्या हाईलाइट कर रहा है, हम कर रहे हैं ना, अपना उसमें करो ना। हेलो हेलो, ये कौन कर रहा है? हेलो, हाईलाइट नहीं करना है इसको, हम पढ़ा रहे। तुम्हारे पास नोट्स होगा ना जी, नोट्स से हाईलाइट करो ना। आवाज नहीं आ रहा था, आवाज नहीं आ रहा था, कट करके फिर से ज्वाइन करो, ठीक है। जिसके आवाज प्रॉब्लम होगा तो कट करके फिर से ज्वाइन कीजिए, है ना। तो
यहां से हम समझा रहे थे क्या कि आपके अंदर में जितने भी रिएक्शन सब होते हैं, है ना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन होते हैं, आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन केमिकल मीन्स ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ द मॉलिक्यूल्स, है ना। आपके शरीर में जो भी खाना पहुंचता है, केमिकल पहुंचता है सर, उसको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की मदद से तोड़ता है। अब ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन है क्या, थोड़ा देर में आप समझ जाइएगा, है ना जी। लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना, ऑक्सीजन के इस्तेमाल करके, है ना, न्यूट्रिएंट को तोड़ते हैं। इस घटना को रेस्पायरेशन कहते हैं। ये भी बात हम आप लोग को पढ़ाए हुए हैं, व्हाट इज रेस्पायरेशन, है ना। जब कोई ऑर्गेनिज्म किसी भी सब्सटेंस को तोड़ता है सर बाय द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, इसको रेस्पायरेशन के नाम से बुलाते हैं। देखिए, है ना, ये बात भी समझ में आना चाहिए था आप लोगों को। पॉइंट यहाँ पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, है ना जी, वो सारा काम एक कोशिका का जानवर होता है ना जी, वो सारा का सारा काम एक ही सेल से कर लेता है जी। मतलब उसका एक सेल है ना सर, सारा काम करता है, ग्लूकोज लेता है, रेस्पायरेशन करता है, आपको सर्कुलेशन, आपको ट्रांसपोर्टेशन, सब काम एक ही सेल करता है जी। हम लोगों में इस सब का डिपार्टमेंट अलग अलग है। न्यूट्रिशन लेने का काम क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम का। सांस लेने का काम किसका है, लंग्स का, है ना जी। सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का किसका काम है जी, हार्ट का, है ना जी। गंदगी को बाहर निकालने का किसका काम है, आपको किडनी का। और सब कुछ अच्छे से काम कर सकता है ब्रेन है जी, ठीक है। जबकि अमीबा में सर क्या होता है, एक ही तो सेल है सर, और वो सारा काम करता है, उसका न्यूक्लियस सब कुछ करवा लेता है, उससे न्यूक्लियस कंट्रोल करवा रहा है, न्यूक्लियस से वैक्यूल बनता है, वैक्यूल आपको डाइजेशन में मदद कर रहा है, ऑक्सीजन लेने में मदद कर रहा है, वगैरह वगैरह। मतलब उन लोगों में एक ही सेल, ये लाइन पे भी आप हाईलाइटर चलाइएगा, है ना। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को, है ना जी, आपको उन लोगों को सर कभी भी आपको कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती है जी, ठीक है। मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत नहीं है, वो सारा का सारा काम एक ही सेल से वो कर लेता है जी, ठीक है। अब देखिए, किसी को अगर रिडक्शन समझना हो जी, ठीक है, रिडक्शन को हम यहाँ पे समझा रहे हैं जी, ठीक है। कोई सब्सटेंस है जी, ठीक है, उसमें तुम इलेक्ट्रॉन दे दोगे जी, ठीक है, तो इस घटना को क्या कहते हैं, रिडक्शन के नाम से इसको हम लोग बुलाते हैं जी, ठीक है। क्लियर हुआ जी हम क्या बोले अभी। मतलब कोई ऐसा केमिकल है सर, मान लीजिए थोड़ा देर के लिए आप लोग को हम बता रहे हैं ये ग्लूकोज है, और ग्लूकोज में तुम क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हो जी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जोड़ने से सर आपको क्या होगा, ग्लूकोज अगला स्टेप में ऐसा दिखाई देगा जी। तो इलेक्ट्रॉन के जुड़ने से सर क्या होता है, ग्लूकोज का थोड़ा सा आपको चेंज हो जाएगा नेचर जी ना। जैसे आप लोग सोडियम के बारे में पढ़ते हैं, सोडियम में 22वीं कक्षा में 11 इलेक्ट्रॉन है, और उसके अंदर में एक इलेक्ट्रॉन जब ऐड कर देंगे तो सर उसमें 12 हो जाएगा ना। मतलब उसका बिहेवियर कैसा हो जाएगा, मैग्नीशियम के जैसा। तो वही कहता है कि जब किसी सामान में आप इलेक्ट्रॉन देते हैं ना सर, उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है, और इस चेंज इन बिहेवियर को रिडक्शन के नाम से बुलाते हैं। हिंदी मतलब घटाना होता है जी। और जिसको हाई फाई समझना है तो एक बार समझो, ग्लूकोज को थोड़ा देख लिया, मान लो कि इसका, है ना, 0 है कोई वैल्यू, तो एक इलेक्ट्रॉन तो माइनस का काम करता है जी, एक इलेक्ट्रॉन माइनस का काम किया, तो एक इलेक्ट्रॉन जब आगे जुड़ेगा तो ये -1 हो जाएगा ना जी। 0 में तुम एक माइनस जोड़ोगे तो -1 हो जाएगा ना इसका वैल्यू। अब देखो तो घट गया ना, पहले 0 था, है ना जी, इसको माइनस बने। देखो हम एक बेसिक नहीं पढ़ाए हैं, आपको केमिस्ट्री के टीचर पढ़ाए कभी ऑक्सीडेशन पढ़ा है जी तुम दोनों में से कोई? ऑक्सीडेशन शब्द सुना है, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर सुना है कोई? हेलो, तो नहीं पढ़ा है तो यही जैसे हम कहानी समझाए वैसे समझो, है ना जी। हम क्या बोले कि मान लेते ग्लूकोज के पास 0 वैल्यू है ना जी, और सर आप एक इलेक्ट्रॉन देने जा रहे हैं जी, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन दीजिएगा तो इसका एक इलेक्ट्रॉन का वैल्यू -1 होता है जी। इलेक्ट्रॉन देखते हो निगेटिव चार्ज होता है जी, ठीक है। तो जब इसको देंगे तो आगे जाके सर आप तो बोले थे ग्लूकोज इलेक्ट्रॉन जुड़ जाता है इससे, और जब ग्लूकोज इलेक्ट्रॉन जुड़ जाता है सर तो इस पे कैसा वैल्यू आ जाएगा, माइनस ना। 0 और प्लस -1 जोड़ेंगे, कोई भी बच्चा मैथ भी, अगर कोई बच्चा मैथ से भी समझेगा तो ऐसे नहीं करके लिख देगा -1। तो जब किसी का वैल्यू घटता है ना सर, इस घटना रिडक्शन कहते हैं। जो स्मार्ट बच्चा होगा समझ गया, रिडक्शन का हिंदी मतलब घटना। और घटने का मतलब क्या, जो इनिशियल है उससे नीचे जाना। जब इनिशियल से नीचे जाएंगे इसका इक्वल टू क्या, आपको रिडक्शन के नाम से बुलाएंगे। देखो ये तुमको पीछा नहीं छोड़ेगा, या भी आपको एक दिन और पढ़ाएंगे ना फोटोसिंथेसिस टॉपिक, तो उसमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन का खूब चर्चा करेंगे, और वहीं से अच्छा क्वेश्चन हम सेट कर देंगे तुम्हारे लिए, ठीक है। अभी ये समझ रहे होंगे आप लोग कि सर कोई वैल्यू किसी का हो और उसमें हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो उसका वैल्यू घट जाता है। ऐसे रिएक्शन जिसमें किसी केमिकल का वैल्यू घटता हो, ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या नाम देते हैं, रिडक्शन के नाम से लाते हैं। आपको लगा अगर सर केमिस्ट्री के लैंग्वेज में बताइए तो हम उसको ये बोलेंगे कि जिस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर घट जाता है उस कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं, रिडक्शन हो रहा होता है, सो कहते हैं जी। सेम उसी का उल्टा कलर का सोचो कि सर ये आपको ग्लूकोज और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चिपका हुआ था सर, अभी इसका वैल्यू -1 था, लेकिन अगला स्टेप में ग्लूकोज को और इलेक्ट्रॉन को छोड़ा दिए, और ये इलेक्ट्रॉन हटा दिए और ग्लूकोज हटा दिए जी। पहले याद करो ये -1 था, तो अब कितना हो जाएगा, ये 0 ना। तो देखो कौन बड़ा होता है, 0 बड़ा होता है कि -1 बड़ा होता है जी,
जीरो भरा होता है। मतलब जब किसी रिएक्शन से इलेक्ट्रॉन छीन लेते हैं ना सर, तो इससे क्या होता है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाता है या उसका वैल्यू बढ़ जाता है सर। इस घटना को ऑक्सीडेशन कहते हैं। देखिए जो लड़का समझ गया होगा तो ठीक है, नहीं तो अभी जो हम यहाँ पे आपको बोल रहे थे कि लिविंग के अंदर में ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग रिएक्शन होते रहते हैं। सम मोस्ट कॉमन केमिकल मीन्स ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ द मॉलिक्यूल, यही वो तरीका है जिससे आप किसी केमिकल मॉलिक्यूल को तोड़ते हैं। जैसे कोई लड़का को हम एकदम ठेठ भाषा में समझाते हैं, तुम्हारे घर कभी बना हो, तुम्हारा छड़ जो लगा होता रहता है, आपके घर में देखना कहीं तार वगैरह हो, तो तार को तुम तोड़ने के लिए क्या करते हो, उसको हिलाते रहते हो दाएं बाएं करते करते एक समय ऐसा आता है तार टूट जाता है। अब तुम इसी तरह से किसी केमिकल में इलेक्ट्रॉन से मारो, इलेक्ट्रॉन छीनो, तो केमिकल डिस्टर्ब हो जाएगा ना जी। केमिकल डिस्टर्ब होता है ना, टूट जाएगा जी। देखो दिमाग लगाना शुरू करो, कार्बन डाइऑक्साइड है, सॉरी ग्लूकोज है ये जी, माने ग्लूकोज और ऑक्सीजन जब इसके साथ जुड़ता है ना सर, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन देता है लेता है, इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड में बदल गया जी। ठीक है, तो देखो ग्लूकोज टूट गया किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में, तो सर इसी घटना को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के नाम से लाते हैं। बहुत हाईलाइटेड लाइन है जी, समझ में आना चाहिए। नहीं समझ पा रहे हो तो हम इसको यूट्यूब पे डालेंगे, एक दो बार पढ़ लेना, उसके बाद भी नहीं समझ में आया तो एक बार जरूर पूछ लेना हमसे, है ना जी। तो हमने आपसे यही कहा कि भाई जिंदा उसी को कहेंगे जिसके अंदर में ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता हो। ऑक्सीडेशन रिडक्शन का क्या मतलब सर, इलेक्ट्रॉन लिया जाता हो, इलेक्ट्रॉन दिया जाता हो, तो इस प्रक्रिया से कोई केमिकल टूट जाता है सर, और टूटने से एनर्जी निकलता है। आप लोग सब जानते हैं कि एक लकड़ी को तोड़ देंगे सर तो उसे आवाज निकलता है ना जी, वो आवाज क्या कहलाता है, एक तरह का साउंड। एक तरह का साउंड क्या होगा सर, आपको एनर्जी का फॉर्म होता है। वही बात आपके शरीर के साथ है जी, आप जो खाना खाते हो उस खाना को तोड़ते हैं सर, तोड़ने के लिए या तो उसमें इलेक्ट्रॉन डालते हैं या इलेक्ट्रॉन छीनते हैं सर, इस वजह से वो टूट जाता है सर। और टूटने से जो एनर्जी निकलता है सर, उसी एनर्जी का इस्तेमाल हम लोग अपने बॉडी को जिंदा रखने के लिए करते हैं जी। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन का मतलब हमने आपको समझाया। फोटोग्राफ में यहाँ पे देख रहे होंगे तो यहाँ लिखा हुआ है पहला, ये जो फोटोग्राफ देख रहा है कोई, ये वाला फोटोग्राफ आपको बता रहा रिडक्शन का, इसी में से इलेक्ट्रॉन जब छुड़ा लेते हैं सर तो ये हो जाता है ऑक्सीडेशन का, है ना जी। तो हम आपको लिख भी दिए थे, और किसी को दिक्कत है तो हम साइड में फिर से लिख देते, एस माने सब्सटेंस। सब्सटेंस में जब इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं सर, ऐड, तो सर आपको अगला स्टेप का फोटोग्राफ एस और ई एक साथ हो जाएगा जी। तो इस घटना को रिडक्शन बोलते हैं जी। इस घटना को हम लोग क्या नाम देते हैं, रिडक्शन। देखो जो हार्ड नहीं समझना कोई लड़का, इसको बस सीधा हमको समझ में आ रहा है सर जी, आप बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जोड़ने, इसको रिडक्शन, इतना तो रट ही सकता है तुम लोग, है ना। और सर आपको इलेक्ट्रॉन छीनना, जैसे ये कोई इलेक्ट्रॉन सब्सटेंस है, उसमें इलेक्ट्रॉन पहले से था, इलेक्ट्रॉन को छीनेंगे जी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एस प्लस ई हो जाएगा। तो इस घटना को हम लोग क्या नाम देंगे, ऑक्सीडेशन। कोई लगा सर अभी तक नहीं जा रहा है पल्ले, तो भाई उसको सोडियम याद करा दो ना जी। सोडियम में तुमने पढ़ा है ना जी, इसमें क्या होता है जी, 11 इलेक्ट्रॉन होता है ना, ये सब पढ़ा है ना 9th में, 11 इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगला स्टेप से अगर एक इलेक्ट्रॉन इससे माइनस कर ले हम, तो अगला स्टेप में क्या हो जाएगा, सोडियम में 10 से हो जाएगा ना जी। Na प्लस लिखते होंगे आप लोग ऐसे करके, और टीचर आपको लिखता होगा एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। ठीक है जी, इसका क्या मतलब समझ रहे हैं आप लोग, इलेक्ट्रॉन छीनना। इलेक्ट्रॉन छीनना को हम लोग क्या नाम देते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर ना, याद रहेगा जी, ऑक्सीडेशन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन को छीनना। ये जगह पे तुम लोग कभी देखे होंगे क्लोरीन सर जी लिखते होंगे, कभी आपके केमिस्ट्री के टीचर क्लोरीन, आप प्लस इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐसे लगा देते होंगे, अगला स्टेप में Cl दिखाते होंगे ऐसे करके, है ना जी। तो सॉरी मतलब ये क्लोरीन है, एक मिनट से क्लोरीन है ये, क्लोरीन में सर क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे आपको सर जी लगाते होंगे, अगला स्टेप में Cl माइनस दिखाते होंगे जी। ठीक है, तो देखो यहाँ कुछ नहीं तो पावर 0 मान लें, यहाँ पे माइनस है तो इसका मतलब क्या, -1 मान लेंगे, है ना जी। तो माइनस जो 1 मानेंगे, है ना जी, ये -1 के बराबर होगा। तो देखो घट रहा है ना जी, इलेक्ट्रॉन के जोड़ने से इसका वैल्यू घट रहा है ना, इसको क्या कहेंगे, रिडक्शन। भाई यही रिएक्शन हमारे शरीर में भी होता है ताकि आप जिंदा रह सको। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपके शरीर के भीतर भी होता है, जो आपको जिंदा रखने में मदद करता है जी। ठीक है, ये सारी बातें थी जो समझना चाहिए था आपको। अब अगला पेज और चलते हैं जी। ठीक है, अगला पेज मतलब 3rd पेज पे आइए, है ना जी। डिफ्यूजन का मतलब लिखा होगा, एक मिनट हमको भी खोलने दो उसको, समझ में आ रहा है जी, हेलो आ रहा है ना, तो दोबारा पढ़ के देना। वो आज रेहान कहाँ रह गया, सुता होगा। देखिए ये पेज है ना, इस पेज को देखिए, ये पेज भी हम आपको एक बार समझाए हुए हैं, और 9th क्लास में आप लोग सुने होंगे डिफ्यूजन, है ना। डिफ्यूजन का क्या मतलब होता है जी, कोई भी सामान जब मूव करता है सर हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की ओर, इसी को क्या नाम देते हैं, डिफ्यूजन के नाम से लाते हैं। आप लोग को एग्जांपल दे दे के समझाए थे कि जैसे आपके घर में पानी का टंकी होगा, तो पानी का टंकी क्या है, छत पे होगा, है ना जी, नीचे का आपको यानी कि ग्राउंड फ्लोर पे आपका एक टंकी लगा होगा, तो आप देखते हैं लाइन नहीं रहता है, अब पानी की टंकी में पानी भरा हो
और नीचे नल खोल दो तो आराम से ऊपर से नीचे पानी आ जाता है ना जी। तो इसी को कहते हैं सर डिफ्यूजन। जब ऊंचाई से नीचे की ओर मतलब ज्यादा से कम की ओर कोई सामान जाने लगता हो सर, एक तरफ ज्यादा सामान है सर, है ना, और एक तरफ कम सामान है जी, ठीक है। तो ज्यादा से कम की ओर जब सामान मूव करता है सर, इस घटना को क्या नाम देते हैं, डिफ्यूजन के नाम से इसको हम लोग बुलाते हैं जी, ठीक है। डिफ्यूजन वर्ड समझ में आना चाहिए सब आदमी को। तो देखिए सर, सबसे सस्ता तरीका है आपके अंदर में सामान के मूव कराने का। हम लोग के अंदर में जो सामान मूव करता है सर एक जगह से दूसरी जगह, डिफ्यूजन से सर। काहे? क्योंकि सर इसमें एनर्जी नहीं लगता है, ताकत नहीं लगाना पड़ता है, अपने आप हो जाता है जी, ठीक है। तो जब भी आपके अंदर में कोई सामान मूव करना चाहेगा तो कोशिश करेगा डिफ्यूजन से जाने का, क्योंकि भाई वो सस्ता तरीका है ना जी। तो सर डिफ्यूजन के जरिए वो सामान को मूव करता है। लेकिन सर इसमें एक क्या दिक्कत है सो देखिए, है ना, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन, है ना। ऑल बायोलॉजिकल प्रोसेस, है ना, सो डिफ्यूजन बिकॉज नो नीड ऑफ एनर्जी। जितने भी बायोलॉजिकल प्रोसेस है उस सब के पास क्या होता है सर, आपको, है ना, आपको सो डिफ्यूज, आपको डिफ्यूजन बिकॉज नो नीड ऑफ एनर्जी, मतलब जितने भी आपके अंदर में लिविंग प्रोसेस सब होता है वो सब क्या कर रहा होता है सर, आपको डिफ्यूजन कर रहा होता है सर, ठीक है। उसको कोई एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है ना। उसके बाद लिखा आपको, है ना, एनबी। एनबी माने क्या होता है, न भूले, है ना जी, नोटाबिन इसको बोलते हैं ऐसे, है ना, कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल दीज सेल आर नॉट आपको यूज डिफ्यूजन। लेकिन हम लोगों में सारा सेल डिफ्यूजन नहीं कर सकता है जी। ये बात भी हम आपको लास्ट क्लास में समझाए थे। जैसे मान लीजिए कोई बंदा है, इस बंदे में हम क्या देखते हैं सर आपको, है ना जी, ये हिस्सा जो देखते हैं जी, ठीक है, ये पॉइंट जो दिखाई देता है, ठीक है। तो एक इंसान है सर, तो ये जो सांस लेता है तो ऑक्सीजन तो यहाँ आता है ना जी। ये ऑक्सीजन को सर आपको पैर की उंगली तक पहुंचाना है सर। तो सर डिफ्यूजन से चलने की कोशिश करें तो एकदम बैंड बच जाएगा जी, ठीक है। क्योंकि डिफ्यूजन है ना सबसे स्लो प्रोसेस में होता है जी, ठीक है। कोई आपसे पूछ देगा, डिफ्यूजन है ना बहुत छोटी छोटी दूरी को तय करने के लिए होता है जी। कभी आप एक फर्श पे ना एक गिलास पानी डाल दीजिएगा, देखिए वो धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ना चाहेगा, है ना जी। तो इसी को डिफ्यूजन कहते हैं, ठीक है। तो हम लोगों में अगर डिफ्यूजन के भरोसे तुम बैठोगे ना तो सर कहता है कि लंग्स में जो ऑक्सीजन लिए हैं अब ऑक्सीजन के पैर की उंगली के सेल तक पहुंचाना है जी, तो 3 साल का वक्त लग जाएगा। ये हमने बोले तुम्हारा एनसीईआरटी बुक में बोल रहा है जी, ठीक है। एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है कि अगर आप डिफ्यूजन के भरोसे एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाने का फिराक में है तो सर ये आपको कम से कम 3 साल का वक्त लग जाएगा जी, ठीक है, वहां तक पहुंचने। तुम 2 मिनट में मर जाएगा तुम सांस लेना रोक दो तो, ठीक है जी। तो पॉइंट ये है कि हमारे अंदर में सर लंबी दूरी को तय करने के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ये सब चीजें हम पिछला क्लास में समझाए हुए हैं, यूट्यूब पे चैनल पे अपना लिखा वो सब दिया हुआ है। जिसको दिक्कत हो रहा है तो वहां से एक बार देख लेना, ठीक है। ये सब इसीलिए हम आज तेजी में बोल रहे हैं। तो हमने क्या बोला कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखते हैं सर, ऑल आपको सेल आर नॉट यूज डिफ्यूजन। क्या है भाई, इट इज ड्यू टू द ऑल सेल आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म नॉट कनेक्टेड टू द सराउंडिंग इन्वायरमेंट। सारे सेल एक दूसरे से जुड़े नहीं होते हैं सर, दूरी पे होते हैं सर, है ना जी। तो ऑल पार्ट्स को ऑक्सीजन चाहिए, हमारे सेल के हर एक हिस्सा को ऑक्सीजन चाहिए और खाना चाहिए। दीज आर टेकन बाय द वन प्लेस टू द, आपको लिखा other place to need for a transportation system for carrying the food and oxygen from one place to the another place। तो इसीलिए सर हम लोग के अंदर में, है ना, ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम होता है, हार्ट वगैरह, है ना जी, जो एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाता है। समझ में आ रहा है जी। एक बार पिछला क्लास याद कीजिए ना, इसलिए हम इसको तेजी में बोले, नहीं तो इसको हम समझा सकते हैं पर ये हम लोग समझ चुके हैं जी, ठीक है। तो ये इसीलिए हम आपको सीधे बोल रहे हैं कि सर एक कोशिका का जानवर है तो उसको तो डिफ्यूजन बल्ले बल्ले हो जाएगा। मतलब एक सेल अमीबा है तो उसको यहां से ग्लूकोज यहाँ पहुंचाना है सर, तो उसको तो यहां से यहाँ आराम से पहुंचा देगा डिफ्यूजन के कंसेप्ट से। यहाँ ज्यादा ग्लूकोज रहेगा तो कम ग्लूकोज की तरफ अपने आप चला जाएगा जी। लेकिन सर जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो हम सर समझे कि ज्यादा ऑक्सीजन लंग्स में होता है सर, लेकिन सर फिर भी वो डिफ्यूजन नहीं चाहेगा, डिफ्यूजन के जरिए वो जाना चाहेगा सर तो बैंड बच जाएगा। इसलिए वो ब्लड का इस्तेमाल करता है जी। मतलब कि ऑक्सीजन को वो क्या करेगा, ब्लड पाइप में डाल देगा जी, ठीक है। अब ब्लड पाइप में डालने के बाद वहां से ऑक्सीजन कहां जाएगा सर, ब्लड के जरिए 0.8 सेकंड में ही पूरे जगह पहुंच जाता है जी। हम आपको जब हार्ट चैप्टर पढ़ाएंगे तो बता देंगे तुमको कि हमारा हार्ट है ना सर 0.8 सेकंड में पैर की उंगली तक खून को पहुंचा भी देता है और वहां से बुला भी लेता है जी। तो कितना फास्ट हुआ जी, है ना जी। इसलिए बड़े बड़े जानवर के अंदर में डिफ्यूजन से आप सारा सामान को नहीं भेज सकते हैं, है ना, आपको उस जगह पे ट्रांसपोर्टेशन का जरूरत पड़ता है जी, ठीक है। एक लास्ट अटेम्प्ट लेकर के हम आपको समझा देते हैं जी, ठीक है। 1 मिनट रुकिए, है ना, इसको हम व्हाइट बोर्ड में बदलते हैं, समझ जाइएगा आप लोग, है ना। तो पॉइंट ये है कि मान लेते सर ये आपको कोई बंदा है जी, ठीक है, ये एक फोटोग्राफ हुआ, है ना। ये आपको सांस लिया सर ऑक्सीजन, है जी। तो ऑक्सीजन को यहाँ वाले सेल के पास पहुंचना है जी, ठीक है। यहाँ पे जो सेल सब देख रहे हैं, है ना, इस सब के पास
पहुंचना है जी। ठीक है, ये वाला जो सेल सब देख रहे हैं यहाँ तक पहुंचना है जी। ठीक है, तो सर अगर एक सेल से दो सेल में जाने की कोशिश करें, यहाँ पे ये सब सेल बना रहे हैं फोटोग्राफ, एक सेल से दो सेल में जाने की कोशिश करें तो लंबा टाइम लगेगा सर, क्योंकि हम तुम लोगों को पढ़ाए हुए डिफ्यूजन स्लो प्रोसेस होता है, 1 by 1 काम करता है सर। जैसे कोई लड़का बच्चा है एकदम 5-4 क्लास का बच्चा है और उसको कह दो कि 10 मंजिला सीढ़ी चढ़ना है तो एक एक सीढ़ी पे आपको करके ना चढ़ेगा जी, है ना। तो उसको हम लोग क्या करेंगे सर, एकदम स्लो मानेंगे ना। तो पॉइंट यहाँ पे वही है कि डिफ्यूजन के जरिए ऑक्सीजन यहाँ तक पहुंचेगा तो बहुत टाइम लगेगा सर, लेकिन यही जगह पे हमारे पास एक मोटर होता है जिस मोटर का नाम क्या है, हार्ट, है ना जी। हमारा हार्ट क्या करता है सर आपको, है ना, इसी ऑक्सीजन को सर ब्लड के जरिए सीधे टारगेट के पास पहुंचा देता है 0.8 सेकंड में जी। ठीक है, तो सर यहां तक पहुंचने में सर क्या हुआ, आसानी हो गया। अब दूसरी बात की सर, है ना, कि ऑक्सीजन यहां से पहले हार्ट में आया, ठीक है, और फिर यहां से सर क्या हुआ, आगे गया। ये सब किसकी वजह से हो रहा है सर, आपको डिफ्यूजन मतलब ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम के जरिए हो रहा है जी। ठीक है, पॉइंट समझ में आया सब आदमी को हम क्या बोले अभी। तो डिफ्यूजन से सर हम लोग लंबी दूरी को तय नहीं कर सकते हैं, एकदम सीधा बात, है ना, कि सर छोटी छोटी दूरी तो ठीक है, डिफ्यूजन अच्छा बात है, पर लंबी दूरी को तय करना हो तो उसके लिए हमको क्या चाहिए सर, आपको ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए। किन लोगों में, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में चाहिए होता है जी। ठीक है, ये सारी बातें अभी हम पढ़ाएं, चलिए इसको भी बंद करते हैं। ठीक है, मतलब इसके बाद हम लोग फिर से वही पेज पे जाते हैं, है ना। अब इसके बाद एनसीईआरटी भी खोल लीजिएगा। एनसीईआरटी में हम पेज नंबर 3 पे आ गए, मतलब पेज नंबर देखा जाए तो 95 नंबर 95 नंबर पेज पे आ रहे हैं जी। ठीक है, फिलहाल अभी हम नोट्स में ही अभी हैं, एक बार पहले नोट्स पढ़ा देते हैं। देखो बीच में कटेगा तो फिर से ज्वाइन कर लीजिएगा। हाँ, तो फिर से ज्वाइन कर लेना, अभी पढ़ाएंगे, अभी थोड़ा सा और है। नींद में है क्या, जाके बना। देखो यहाँ से, तो अभी हम यही पढ़ा रहे थे। देखो तुमको अगर दिक्कत हो रहा हो ना अरसलान, तो अपना एक बार तुम यूट्यूब पे देखना, एक चैनल उस पे, मतलब उस पे हम ये सब टॉपिक एक दिन सुना चुके हैं। ठीक है, ज्यादा दिन तुम लोग का क्लास नहीं हुआ, 3-4 दिन हुआ है, तो ढूंढने में आसानी होगा, है ना। तो ऑल द लिखा आपको यहाँ से सुनिएगा, ऑल ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, हमारे शरीर का जितना भी हिस्सा है, नीड ऑक्सीजन एंड फूड। हम लोग तो अरबों खरबों सेल के बने हुए हैं। दीज आर टेकन बाय वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह खाना को पहुंचाने के लिए हम लोग के पास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है जी। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब समझ रहे हैं, है ना जी, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला एक सिस्टम होता है जिसका नाम हार्ट है जी, है ना, जो सामान को और ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है जी। ठीक है, वेन केमिकल रिएक्शन, है ना जी, आपके शरीर में होता है जी, जब केमिकल रिएक्शन तुम्हारे शरीर में होगा तो कार्बन वाला जो कंपाउंड होगा ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और एनर्जी के फॉर्म में बदल जाता है जी। ठीक है, और जो यूजलेस होता है सर आपको, मतलब जो जो हमारे सामान में यूज नहीं होता है जी। ठीक है, और वो बाय प्रोडक्ट माना जाता है जी, उस बाय प्रोडक्ट को हम अपने शरीर से बाहर कर देते हैं जी। ठीक है, तो ये सब चीजें भी हम तुम लोग को उस समय में समझाए थे। हम तो उस समय छिलका छोड़ा के समझाए थे, न्यूट्रिशन किसे कहते हैं, है ना जी, रेस्पिरेशन किसे कहते हैं। एनसीईआरटी तो घच पच करके लिख दिया पूरा। आप लोग को समझना है कि ये पैराग्राफ किसको लेके बता रहा है, तो ये पैराग्राफ एक्सक्रीशन को बता रहा है जी। अब इससे पहले जो पढ़े थे वो ट्रांसपोर्टेशन को बता रहा था, और शुरू में पढ़े थे एनर्जी वाला टर्म, तो वो सब रेस्पिरेशन और न्यूट्रिशन को बता रहा था जी। ठीक है, द बाय प्रोडक्ट नीड टू रिमूव फ्रॉम द, है ना जी, बॉडी, द प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। इस तरह के प्रोसेस को हम लोग क्या नाम देते हैं, एक्सक्रीशन के नाम से लाते हैं। डिस्कार्ड का हिंदी मतलब होता है बाहर करना। ठीक है जी, एक्सक्रीशन नीड एक्सक्रीटरी टिश्यू, हम लोग के अंदर में कचरा को बाहर निकालने के लिए। देखो यहाँ पे सब लड़के ही हैं, तो हम बताते हैं कि हम लोग में जो यूरिन निकलता है ना बाहर, उसको एक्सक्रीशन बोलते हैं। फैकल मैटर को एक्सक्रीशन नहीं बोलिएगा, है ना जी, जो हम लोग यूरिन के फॉर्म में बाहर निकालते हैं सर। तो यूरिन को बाहर निकालने के हमारे पास एक स्पेशल टिश्यू होता है जिसका नाम किडनी है जी, है ना जी। और है ना, एक्सक्रीशन के लिए हम लोग को हार्ट की भी जरूरत पड़ती है, जो ब्लड, है ना सर, क्या करता है, सारा कचरा को लेके भी आता है जी। ठीक है, तो 2-3 पॉइंट थे यहाँ पे, दोनों पॉइंट को हम लोग समझ गए जी। ठीक है, अगर एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग चलोगे ना तो 95 नंबर पेज को हम पढ़ा दिए जी। ठीक है, तो अब एनसीईआरटी बुक में देखिए क्वेश्चन है जी, देखा है सब आदमी क्वेश्चन, और उसका आंसर हम लिखे हैं, है ना जी। सब आदमी क्वेश्चन पढ़िए, है ना, इसमें हम क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, सीधे आंसर लिखे जी। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, सब खोल लिए एनसीईआरटी बुक। व्हाई दिस डिफ्यूजन, आपको लिखा इनसुफिशियंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट टू द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन बीइंग, है ना। क्यों डिफ्यूजन सर पर्याप्त नहीं है ना जी, डिमांड को पूरा करने के लिए या ऑक्सीजन के सप्लाई को पूरा करने के लिए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे इंसानों में। हम लोगों में डिफ्यूजन तो होता तो है सर, पर छोटे छोटी दूरी को तय करने के लिए, बड़ी दूरी को तय करने के लिए डिफ्यूजन नहीं इस्तेमाल करते हैं जी। अब उसी का कारण यहाँ पे लिखे हैं, देखो ये आंसर है मेरा,
है ना। आप लोग आंसर पे ध्यान दीजिए। वी नो दैट डिफ्यूजन इज नॉट एप्लीकेबल फॉर, सॉरी मतलब वी नो दैट डिफ्यूजन इज एप्लीकेबल फॉर शॉर्टर डिस्टेंस, है ना जी। है ना, डिफ्यूजन छोटी दूरी को पूरा करता है इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, है ना। नॉट ऑल द कनेक्टेड टू द डिफ्यूजन सरफेस, है ना। हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर में सारा सेल डिफ्यूजन सरफेस के कांटेक्ट में नहीं होता है जी, ठीक है। डिफ्यूजन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म नॉट सफिशियंट प्रोसेस, है ना जी। मतलब डिफ्यूजन जो होता है सर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर में, ये एक सफिशियंट प्रोसेस नहीं है। वी आपको नो 50 आपको लिखा आपको माइक्रो में, देखो ये लाइन समझ में आया ना। ये करा है क्या कि हम सब जानते हैं कि सर डिफ्यूजन 50 माइक्रोमीटर की दूरी को तय करने के लिए होता है सर। 50 माइक्रोमीटर समझते हैं। माइक्रो, ये जो म्यू लिखा हुआ है इसको हम लोग क्या पढ़ते थे, ये जो देख रहे हैं इसको हम लोग माइक्रो पढ़ते जी, ठीक है। ऐसा लिखा है इसको हम लोग माइक्रो बोलते हैं। एम का मतलब तो मीटर होता है जी, ठीक है, माइक्रोमीटर। तो माइक्रो का मतलब 10⁻⁶, है ना जी। तुम्हारे पास जो रूम स्केल होगा आपके पास, उस स्केल में जो लिखा होगा 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे देखो कभी स्केल देखे होगा तो आप 0 सेंटीमीटर, यहाँ 1 सेंटीमीटर लिखा होता है जी, ठीक है। 1 सेंटीमीटर लिखा होता है। 1 मिनट रुक जाइए, है ना जी। जैसे आपके घर में रूलर होगा, उसमें यहाँ 0 सेंटीमीटर होगा, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर होगा जी, ठीक है। आप उसके बीच में देखते हैं 10 छोटा छोटा लाइन होता है जी, ठीक है। और इसके बीच में जी, ठीक है, ये और ये लाइन के बीच में, है ना। 1 मिनट रुक जाइए। तो इसके और इसके बीच में सर, ये और इसके बीच में सर, है ना जी, आपको मिलीमीटर कहलाता है। और इसका भी 10वां हिस्सा मतलब बहुत छोटा हो जाएगा जी, मतलब बहुत छोटा, मतलब 10 लाख, 1 मीटर का आपके पास स्केल है, उसको 10 लाख टुकड़ों में बांटना है जी, तो उसी को माइक्रोमीटर कहते हैं सर। मतलब एकदम कहा जाए तो सर यहाँ से यहाँ, मतलब एक फोटोग्राफ हम बना रहे हैं आप लोग के सामने में, तो यहाँ से सर यहाँ की दूरी तय करने में सर, मान लो थोड़ा देख लिया, तरस खा करके आप लोग को दिखा रहे हैं कि सर इस डॉट से इस डॉट की दूरी को तय करने में सर 1 सेकंड लग जाता है जी। और हमारा शरीर तो 3-3 मीटर या 1.5 मीटर का होता है सर, मतलब यहाँ से यहाँ, तो सर तो लंबा टाइम लग जाएगा ना। पॉइंट समझा रहा ना हम क्या बोल रहे हैं। तो पॉइंट ये है कि डिफ्यूजन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म नॉट सफिशिएंट प्रोसेस, है ना जी। आपको वी नो दैट 50 माइक्रोमीटर की दूरी तय करने में सर 1 सेकंड का टाइम लग जाता है जी। और सर अगर इसके भरोसे अगर हम लोग रहेंगे ना, तो सर 3 साल का वक्त लग जाएगा, है ना जी। आपको 3 साल का वक्त लग जाता है ऑक्सीजन तक पहुंचने में जी, ठीक है। इन ह्यूमन बीइंग ट्रांसपोर्ट जो देखते हैं सर, आपको नहीं कि आपको किस पे डिपेंड करता है सर, आपको ट्रांसपोर्ट, है ना जी, आपको, है ना, डिफ्यूजन आपको ट्रांसफर, हम लोगों में सामान को भेजने के लिए ट्रांसपोर्ट भी जरूरी होता है और डिफ्यूजन भी चाहिए ही चाहिए। मतलब आप लोग से कोई आंसर पूछ देगा कि भाई एनिमल में, बड़े बड़े जानवर में डिफ्यूजन क्यों नहीं होता है, तो जवाब दिया डिफ्यूजन स्लो है और शॉर्टर डिस्टेंस के लिए एप्लीकेबल है। ये बात हम लिखे हैं, शॉर्टर डिस्टेंस के लिए एप्लीकेबल है और सर ये बहुत ही स्लो प्रोसेस में काम करता है सर। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, स्लो प्रोसेस में ये सब काम करता है। इतना आंसर लिख दीजिएगा। अब दूसरा क्वेश्चन पे चलिए। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर द क्राइटेरिया टू डिसाइड वेदर द समथिंग इज अलाइव। कौन सा क्राइटेरिया बताएगा कि कोई चीज जिंदा है। इसको भी समझते हैं। इसके लिए हमको भी एक पेज पलटना होगा, आप लोग भी एक पेज पलटिए। ये फोटो आप देख रहे हैं, इसका आंसर दे रहे हैं जी, मॉलिक्यूलर मूवमेंट। अभी हम क्लास शुरू किए थे तो यही सब चीज बोले थे। मॉलिक्यूलर मूवमेंट, प्रेजेंस ऑफ प्रोटोप्लान, कोऑर्डिनेट अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, ये सब चीज अगर आपके पास है तो आप जिंदा माने जाएंगे जी। ये तो पहले दिन से इतना दिन से बक रहे हैं, है ना। अगर नहीं कोई लड़का समझ रहा है तो अब एक बार और लास्ट टाइम देख लो कि क्राइटेरिया, है ना, फॉर अलाइव स्टेट डिपेंड अपॉन द, लिखा आपको डिफरेंट ऑर्गेनिज्म डिफरेंट कंडीशन, ठीक है। किसी में मॉलिक्यूलर मूवमेंट चाहिए था तो किसी में रिएक्शन। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, ये वर्ड का मतलब समझिए सब आदमी, इसका मतलब रिएक्शन, है ना जी। रिएक्शन को हम लोग मेटाबॉलिज्म भी बोलते हैं जी, है ना। आपसे कोई पूछ देगा रिएक्शन को, रिएक्शन का ही दूसरा नाम क्या है सर, आपको मेटाबॉलिज्म के नाम से भी इसको हम लोग बुलाते हैं जी, ठीक है। ये बात याद रखिएगा सब आदमी, है ना। तो ये दो बात था। अब तीसरा क्वेश्चन पे चलिए, व्हाट आर द आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज फॉर द बाय द ऑर्गेनिज्म। तुमको बाहर से क्या चाहिए ताकि तुम जिंदा रह सको। तो भाई कार्बन से बना हुआ कंपाउंड चाहिए, ये ना जी, है ना जी। तो कार्बन से बने हुए कंपाउंड चाहिए होता है सर, ये लाइन लिखा हुआ है आंसर में। कार्बन कंपाउंड जैसे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज चाहिए। एनर्जी नॉट क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय, हम सब जानते हैं एनर्जी अपने आप नहीं बनता है और अपने आप खत्म भी नहीं होता है सर, है ना। एनर्जी कैन बी आपको टेकन फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू द अनदर ऑर्गेनिज्म। जैसे प्लांट सब क्या करता है जी, तुम लोग पढ़ा है कि पेड़ पौधा से सूरज से आने वाली एनर्जी को लेता है सर। आपको कोई पेड़ है तो पेड़ क्या करता है सर, आपको सनलाइट से आने वाला एनर्जी को लेता है सर। हम लोग सनलाइट की एनर्जी को नहीं ले सकते हैं, इसलिए सर हम लोग प्लांट को खाते हैं सर। मतलब सूरज का एनर्जी कहाँ आया, प्लांट में, और प्लांट से कहाँ आया, हम लोग के अंदर में। जब हम लोग मरेंगे तो हम लोग को कीड़ा मकोड़ा खाएगा तो उसके अंदर में चला जाएगा एनर्जी। यही प्रक्रिया चल होता रहता है जी, ठीक है। तो बाहर से आपको क्या चाहिए, मतलब कोई लड़का दो आंसर दे सकता है। पहला आंसर तो ये होगा, है ना जी,
क्या हमको ग्लूकोज वगैरह चाहिए, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। नहीं तो कोई लड़का सोचेगा सर हम ये भी आंसर लिख के आ सकते हैं, एनर्जी चाहिए। बाहर से जिंदा रहने के लिए हमको क्या चाहिए, तो बाहर से एनर्जी चाहिए होता है। चौथा और लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट प्रोसेस वुड बी कंसीडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग द लाइफ। वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया जी, दूसरा क्वेश्चन को ही रिपीट कर दिया गया। तुम लोग के अंदर में क्या क्या चीज होते रहना चाहिए ताकि तुम जिंदा माने जाओगे। तो तुम्हारे अंदर में मॉलिक्यूलर मूवमेंट होना चाहिए, नहीं समझा पाओगे टीचर को तो ये बोलना कि न्यूट्रिशन होते रहना चाहिए, रेस्पिरेशन होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, सर्कुलेशन होना चाहिए और एक्सक्रीशन होना चाहिए। अगर ये पांचों चीज हमारे बॉडी के अंदर में होगा तो हम लोग क्या मानेंगे, जिंदा माना जाएंगे जी। ठीक है, नहीं तो हम लोग को क्या होगा सर, आपको है ना, आपको जिंदा नहीं माना जाएगा जी। ठीक है, बात समझा दी ना। ये सब कुछ तरीका है जिंदा रहने के, आपके लिए ये सब चीज का होना जरूरी है जी। ठीक है, पॉइंट समझा दिए ना। ये सब चीजें भी आप ध्यान रखिएगा, है ना जी। तो न्यूट्रिशन ये सब हो गया, है ना। वाई आपको लिखा, आपको अब एनसीईआरटी बुक खोलिए आप लोग, है ना। एनसीईआरटी बुक में ही देखिएगा, फर्स्ट पेज से हम पढ़ाना शुरू कर रहे हैं। एनसीईआरटी बुक में वही सब चीज लिखा हुआ है जो आपको हम नोट्स में पढ़ाए हैं जी। ठीक है, एक बार खाली एनसीईआरटी का कुछ मोटा मोटा लाइन सब अंडरलाइन कर देते हैं जी। ठीक है, ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। ये पेज देख रहे होंगे आप लोग, इस पेज में यही बात हो रहा है कि लाइफ किसे कहते हैं जी। ठीक है, पहला पेज जो पढ़ेंगे तो लाइफ किसे कहते हैं, उसी सब का डिस्कशन यहाँ पे हो रहा है जी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन भी तुम्हारे बुक में पूछ रहा है कि भाई, है ना जी, मूवमेंट ऑल ओवर द और वेरी स्मॉल स्केल इन इनविजिबल, नहीं देख सकते बाय नेकेड आई। आपके अंदर में छोटे छोटे मूवमेंट को आप नहीं देख सकते हैं जी। ठीक है, मॉलिक्यूल के। तो आपसे कुछ पूछ रहा है, क्या इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट को लाइफ मानेंगे। तो यस में जवाब दे दीजिएगा। इसी क्वेश्चन का आंसर हम दिए हैं आपको यस में, है ना। और इफ वी आस्क द, आपको क्वेश्चन फ्रॉम प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट, किसी अच्छे बायोलॉजिस्ट से ये बात पूछिएगा कि क्या भाई जो मूवमेंट हम नहीं देख सकते हैं, क्या उसी को लाइफ मानेंगे। यस, आपका जवाब होगा इफ वी आस्क, है ना। ये लाइन भी देखिए, इफ वी आस्क द, है ना, ये पेन चलाइएगा इस सब पे, बायोलॉजिस्ट, है ना, प्रोफेशनलिस्ट बायोलॉजिस्ट से मिलते हैं, विल से यस, वो क्या बोलेगा, यस। तो फिर तुम उससे पूछेगा कि वायरस डू नॉट शो एनी मॉलिक्यूलर मूवमेंट, है ना जी। वायरस में कोई आपको मूवमेंट नहीं होता है। कब तक नहीं होता है, जब तक कि वो सेल के अंदर ना घुस जाए। ये बात हम पहला क्लास में आपको समझाए थे कि वायरस को तब तक लिविंग नहीं मानते हैं सर, जब तक कि वो सेल के अंदर ना चला जाए। इसका मतलब वो आपको पार्शियली वो लिविंग भी है और पार्शियली आपको नॉन लिविंग भी है। लास्ट का देखो, हम जो भी पढ़ाए वो आपको एनसीईआरटी बुक ही है। जो अच्छा लड़का वही होता है जो एनसीईआरटी खुद से पढ़ता है या आपको एनसीईआरटी को टीचर पढ़ा रहा है उसको। तब ये लाइन देखिए, जब वायरस की बात करते हैं तो नॉट शो एनी मॉलिक्यूलर मूवमेंट, है ना, आपको अंटिल दे आपको इन्फेक्टेड द सम सेल एंड आपको पार्शियली बाय यूजिंग द कंट्रोवर्सी है इसके लेकर के कि वायरस लिविंग भी हो सकता है और नॉन लिविंग भी हो सकता है जी। ठीक है, ये बात तुमको याद रखना। यही पैराग्राफ आप लोग के लिए ज्यादा मेडिकल का लाइन सबको लेके आ सकता है जी। ठीक है, बाकी सब इजी इंग्लिश सब है, ये सब इंग्लिश हम आपको तेजी में पढ़ देते हैं, है ना। कुछ खास लाइन सब नहीं है ना, एक झटके में हम पढ़ देंगे। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, है ना। तो यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज अलाइव और व्हाट इज नॉट अलाइव। वी से डॉग रनिंग। देखो, जो कोई क्वेश्चन पूछेगा कि जिंदा मरा हुआ किसे मानते हैं, तो कोई जो नौसिखिया बच्चा होगा बोलेगा जो कुत्ता बोलता है सर, कुत्ता दौड़ता है, काउ च्युइंग करती है कर्ड को, चारा को जो चबाती है, इंसान जो शाउट करता है, शाउट में चिल्लाना, इंसान जो चिल्लाता है सर स्ट्रीट में, इस सब को हम लिविंग बीइंग मानेंगे। तो तुमको वो टीचर फंसा लेगा कि चलिए व्हाट आपको लिखा डॉग्स एंड काउ, अब मैन आर स्लीप, तब क्या कहोगे जब जो तीनों सोया रहेगा तब तो ये तीनों चीज एक्टिविटी नहीं कर रहा है, तो तुम फंस गया ना। हम बार बार समझा रहे हैं आप लोग को लिविंग नॉन लिविंग के बीच का डिफरेंस। तो लिविंग नॉन लिविंग के बीच का डिफरेंस में पहला डिफरेंस यही है कि सर जो आप लोग कहते हैं कि ये सब जो हो रहा है उसको लिविंग कहेंगे, तो फिर जब ये लोग सोता है तो क्या वो लोग मर जाता है, नहीं ना। ठीक है जी, तो उसके बाद करा है कि स्टिल वी थिंकिंग दैट
कि वो लोग जिंदा है सर। क्यों जिंदा है? क्योंकि वो लोग सांस ले रहा होता है जी, ठीक है, सही है। जब तुम कोई सोते हुए आदमी को देखोगे तो पूरा बॉडी रेस्ट में रहता है, लेकिन उसका पेट सब हिलता रहता है, जो बता रहा है कि वो सांस ले रहा है जी, ठीक है ना। ये आपको बता रहा है, यही बात कर रहा है कि तब फिर ऐसा बात है तो प्लांट तो सांस लेता हुआ नहीं महसूस होगा। प्लांट के बॉडी से तुम सट जाओ तो तुमको कभी ऐसा महसूस होगा कि वो सांस ले रहा है या नहीं ले रहा है? मतलब तुमको दिखने ना रहा होता है कि वो सांस ले रहा है जी, तो क्या उसको मरा हुआ मान लेंगे जी? मतलब तरह तरह का क्वेश्चन तुम जब पूछोगे या तरह तरह का बात करोगे, उसी को काट रहा है एनसीईआरटी बुक। एनसीईआरटी बुक बता रहा है कि लिविंग का सही डिफिनेशन असल में ये सब नहीं है। हम अभी जो बोले थे आप लोग को, मॉलिक्यूलर मूवमेंट ही असल डिफिनेशन है जी, है ना। तो इसी बात को एनसीईआरटी भी लास्ट में लेके आया था इस पैराग्राफ में, जो अभी हम तुम लोग को पढ़ाए हैं, ठीक है। उसके बाद करा क्या कि हाउ डज वी आपको दैट दे आर अलाइव, है ना। सी आपको सम ग्रीन, सम आपको से विल से मतलब वी सी देम ग्रीन, सम ऑफ देम से, है ना आपको, बट अबाउट द प्लांट, है ना, लीफ कलर आपको आर देन ग्रीन। मतलब करा क्या कि कोई लड़का कहेगा सर प्लांट इसलिए जिंदा है क्योंकि वो हरा है सर, लेकिन ऐसा भी सही बात थोड़े है सर। प्लांट हरा रहेगा तभी जिंदा है। कोई पेड़ का पत्ता तो तुमको पीला भी नजर आता है तब भी वो जिंदा माना जाता है जी, ठीक है। तो वो भी सही डिफिनेशन नहीं है ना। दे आपको ग्रो ओवर द लिखा आपको टाइम, कोई लड़का कैसे जिंदगी भर प्लांट बढ़ता रहता है तो उसी को आपको कह देंगे सर लिविंग। तो ये भी बात सही नहीं है सर, क्योंकि सर कुछ प्लांट ऐसे भी है जो आपको नहीं भी बढ़ते हैं सर। इन अदर वर्ड वी डू आपको लिखा आपको टेंड टू थिंक सम शॉर्ट मूवमेंट आइदर ग्रोथ रिलेटेड और नॉट कॉमन एविडेंस फॉर बीइंग अलाइव। मतलब शॉर्टकट में कहा जाए कि जो आदमी ग्रोथ करेगा उसी को लिविंग कहेंगे, ये सही बात नहीं है सर, है ना जी। कुछ एनिमल ऐसे भी हैं जो ग्रोथ नहीं करते हैं, या कुछ ऐसे भी प्लांट है जो ग्रोथ नहीं करते हैं सर। उसको लेकर के जब हम लोग बात करते हैं तो पता चलता है कि सर कुछ मूवमेंट ऐसे होते हैं जो विजिबल हैं, लेकिन सर उसको हम लोग नॉट एनफ फॉर लाइफ, उसको हम लाइफ का डिफिनेशन नहीं मानेंगे जी, ठीक है। तो लाइफ का क्या डिफिनेशन होगा, ये बात हम अभी आपको इस पैराग्राफ में समझाए थे, है ना। ये पैराग्राफ में हम आपको समझाएं, और ये इस पैराग्राफ में भी वही बात को रिपीट किया हुआ है। सुनिए इसको भी, है ना। वाई आपको वी आर वाई आपको लिखा मॉलिक्यूलर मूवमेंट नीडेड फॉर लाइफ, जिंदा रहने के लिए मॉलिक्यूल का क्यों होना जरूरी है सर। हम सब जानते हैं कि आपको क्लास में लिविंग बने रहने के लिए स्ट्रक्चर होना जरूरी है सर, टिश्यू का होना जरूरी है, और टिश्यू के पास सेल का होना जरूरी है, और सेल के पास छोटे छोटे केमिकल्स होना जरूरी है सर। ये सब आपको हमारे इन्वायरमेंट से हमारे रक्षा करता है जी। जितना भी मॉलिक्यूल्स है वो आसपास में होने वाले इन्वायरमेंटल एक्टिविटी को सर हमको समझने में मदद करता है सर। हमारा नेचर जो है ना, आपको एनवायरमेंट जो है ना, हमेशा कोशिश करता है ना, हमको ब्रेक करने का, हमको तोड़ने का। ये लाइन पे पेन चलाइएगा, या हाइलाइटर है तो हाइलाइटर चलाइए, है ना। और आपसे कोई पूछ देगा कि कौन आपको बीमार करता है जी, तो आपका एनवायरमेंट। एनवायरमेंट मतलब आपके आसपास जो भी चीज उसको एनवायरमेंट बोलेंगे जी। मतलब आप हो तो आपके आसपास आपका भाई बहन होगा ना, तो आपके लिए वो एनवायरमेंट कहलाएगा, है ना जी। एनवायरमेंट इमोशन है, मरा हुआ चीज को कहते हैं, जिंदा मरा दोनों को मिला के एनवायरमेंट बोलते हैं, है ना। तो हमेशा हमारा एनवायरमेंट क्या करता है सर, है ना, नेचर में, है ना, लिविंग स्ट्रक्चर वेरी लाइकली टू कीप ब्रेकिंग डाउन द ओवर टाइम। हमारा एनवायरमेंट हमेशा हमेशा लिविंग स्ट्रक्चर को तोड़ते रहता है सर, इन ऑर्डर टू ब्रेक, है ना। अगर हम लोग टूटते रहेंगे सर तो सर हम लोग को, है ना, विल नो लॉन्गर टू अलाइव, और लगातार टूटते रहेंगे तो हम लोग ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेंगे। सो हमारे अंदर में सर कुछ ऐसे रिपेयरिंग और मेंटेनेंस प्रोसेस चलते रहते हैं जो हम लोग को क्या रखता है सर, जिंदा रखने में मदद करता है। सारा लाइन हम आपको नोट्स से पढ़ा रहे हैं, नोट्स में जो लिखा था ये सब लाइन लिखा हुआ था जी, याद करने में आसानी होगा, ये बात भी समझा दिए। तो जिंदा रहने के लिए सर आपको मेंटेनेंस और रिपेयरिंग होना जरूरी है सर। तो वही बात यहां से लिख रहा है कि मेंटेनेंस, लाइफ फंक्शन, लाइफ प्रोसेस, सभी सब में आपको लिखा हुआ है। ये पेज पढ़ लीजिएगा ना सब आदमी अपने से भी, और इसी में हम लोग जो चर्चा करेंगे, ठीक है, एक मिनट, है ना, एक पेज और पलटते हैं हम लोग, ये पेज, है ना। जब ये पेज में हम लोग चर्चा करते हैं सर, तो इसमें यही सब बात लिखा हुआ है जी, ठीक है। ये वाला हिस्सा जो देखते हैं सर, ठीक है। तो लाइफ प्रोसेस में पहला पैराग्राफ होगा, इसमें दूसरा पैराग्राफ, किसी में न्यूट्रिशन है, इसमें न्यूट्रिशन का बात हो रहा है जी, इसमें रेस्पिरेशन का बात हो रहा है। इसके निचला वाला पेज जब जाइएगा जी, ठीक है, ये वाला पेज जब आइएगा, है ना, तो यहाँ पे आप क्या देखते हैं, है ना, आपको सर्कुलेशन का बात हो रहा है जी, ट्रांसपोर्ट सिस्टम का बात हो रहा है जी, है ना जी। कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, एक सेल के जानवर में ट्रांसपोर्ट कैसे नहीं होता, ये सब की बात हो रहा है जी। ये सब अभी हम पढ़ाए ना, इसलिए हम इसको नहीं रीडिंग देना चाहते हैं, अपने से पढ़िए, ठीक है। और ये पैराग्राफ जब आप जाते हैं जी, ठीक है, यहाँ वाला जो, ठीक है, तो इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसे काम करता है जी। ट्रांसपोर्ट सिस्टम देख रहे हो ना, यहाँ वाला लाइन, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये वाला पॉइंट जो आप दिखाई दे रहा है, ये आपको ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में बात कर रहा है। नेक्स्ट उसके बाद हम कह रहे थे कि जब आप कुछ करते हैं सर, तो हमारे बॉडी में कचरा भी बनता है सर, है ना जी। तो कचरा के लिए हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए आपको बाय प्रोडक्ट को बाहर निकालने के लिए क्या चाहिए, एक्सक्रीशन। ये सब बात हम आपको अभी पढ़ाए हैं, ये सब एनसीईआरटी का ही लाइन से उठा उठा के ले आए हैं जी, ठीक है। जब ये सब तुम समझ जाएगा तो नेक्स्ट पेज आएगा सर क्या, जिसमें हम लोग को पढ़ना क्या रहेगा सर, आपको
क्वेश्चन सब है जी, ठीक है। ये वाला, ये चारों क्वेश्चन अभी हमने आपको डिस्कस किया था जी, ठीक है। समझ में आ रहा हम क्या बोलना चाह रहे हैं। ये जो आप देख रहे थे, ये आपको चारों के चारों क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए थे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसका आंसर हम आपको नोट्स में लिख के दे चुके हैं। कल से जो मिलेंगे तो न्यूट्रिशन पढ़ेंगे जी, न्यूट्रिशन। कल का क्लास यहाँ से स्टार्ट होगा और आज शाम में यहाँ तक का टेस्ट है 5:30 बजे में। समझ में आ रहा जी सब क्या बोल रहे हैं। पहला पेज से लेकर के लास्ट तक के पेज तक का आपको यहाँ तक आपको दिखाई देगा जी, ठीक है। इस पेज तक का टेस्ट आपको रहेगा और असाइनमेंट का भी रहेगा। मतलब आज असाइनमेंट में भी यहीं तक पढ़ाए हम आप लोगों को, तो दोनों का टेस्ट रखिए, क्वेश्चन सभी आप लोग कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा जैसा कल था, ठीक है जी। एक रिक्वेस्ट करते हैं, ग्रुप में इतना है ना गंदगी नहीं मचाओ, ठीक है। आप लोग पूरा भर देते हैं एकदम।